आज हम सिक्किल सेल अनीमिया डिजीज के ट्रीटमेंट पर डिस्कशन करेंगे। मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा जीन थेरेपी पे। तो सिक्किल सेल अनीमिया डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए दो नई जीन थेरेपी आई हैं। उनमें एक है कैसगेवी और दूसरा है लाइफजीनिया। तो ये कैसे काम करती हैं जीन थेरेपी, वो हमें देखना होगा। साथ ही साथ कुछ दो दूसरे प्रकार के ट्रीटमेंट भी हैं, उनको भी हम देख लेंगे। लेकिन मेन फोकस हमारा इस जीन थेरेपी पे रहेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि सिक्किल सेल अनीमिया में जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं, वो क्रीसेंट शेप हो जाती हैं, वो अर्धचंद्राकार हो जाती हैं और इसकी वजह से वो ब्लॉकेज को क्रिएट करती हैं। हमारे अंगों तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हाथ पांवों में सूजन आने लगता है, स्ट्रोक की कंडीशन पैदा हो जाती है और इनकी जो जीवन काल की अवधि है वो बहुत कम होती है। तो क्रीसेंट शेप हमारी रेड ब्लड सेल हो जाती हैं, उनका लाइफ टाइम जो होता है वो 10 से 20 दिन होता है। इससे हमें ब्लड की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। तो यहां तक हम बात कर चुके थे। अब हमें देखना होगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आएगा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का अर्थ क्या? जीन थेरेपी का अर्थ है कि हमारे जीन में परिवर्तन किया जाएगा, वहां पर कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे इस डिजीज का क्योर संभव हो पाए। तो वहां पर किसी न किसी जीन से छेड़छाड़ की जाएगी या उस जीन को हटाया जाएगा या कोई नया स्वस्थ जीन हमारे अंदर डाला जाएगा। ये होता है जीन थेरेपी। तो यहां पर एक जो है उसका नाम है कैसगेवी जीन थेरेपी। लेकिन इस थेरेपी को समझने से पहले हमें यह देखना होगा कि ये अडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन किस तरह से काम करते हैं। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जब हम भ्रूणावस्था में होते हैं तो एक फीटल हीमोग्लोबिन बनता है, भ्रूणावस्था वाला हीमोग्लोबिन। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जन्म के बाद 5 से 6 महीने में धीरे धीरे ये अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने लगता है। यही उनको कि फीटल हीमोग्लोबिन कम होने लगता है और अडल्ट हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है। तो दो तरह का हीमोग्लोबिन है, एक वयस्क अवस्था वाला हीमोग्लोबिन और दूसरा जो भ्रूणावस्था वाला हीमोग्लोबिन। और जो ये भ्रूणावस्था वाला हीमोग्लोबिन है, फीटल हीमोग्लोबिन है, इसमें डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन नहीं होता। अर्थात इससे जो हंसियाकारी को अर्धचंद्राकार क्रीसेंट शेप रेड ब्लड सेल का निर्माण नहीं होता, नॉर्मल होता है। इसीलिए जो बिल्कुल जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते सिक्किल सेल डिजीज के। अर्थात मैं कहूं तो ये फीटल हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल है, इसमें किसी भी तरह का डिफेक्ट नहीं पाया जाता। लेकिन जैसे जैसे ये अडल्ट हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आती है। हमने देखा था कि क्रोमोसोम 11 पर हीमोग्लोबिन बीटा जीन होता है, उसमें एरर आने की वजह से, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से ये जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है इसमें चेंज होने लगता है, ये डिफेक्टेड हो जाता है, ये चिपकने लगता है। तो अडल्ट हीमोग्लोबिन में हमारे प्रॉब्लम होती है, फीटल हीमोग्लोबिन में कोई भी हमें दिक्कत नहीं होती है, ये डिफेक्टेड नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, 2 4 5 महीने होती है, तो इसकी संख्या, इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, इसकी मात्रा कम हो जाती है और हमें रोग के लक्षण प्रकट होने। और ये जो थेरेपी है कैसगेवी, वो इसी पर आधारित है। और यहां पर एक जो महत्वपूर्ण जीन काम करता है उसका नाम है BSL11A। ये जो BSL11A जीन है, ये फीटल हीमोग्लोबिन को कम करता है और अडल्ट हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। अर्थात ये जो स्वस्थ हीमोग्लोबिन था, जो सही हीमोग्लोबिन था, इसको कम करेगा और ये जो डिफॉल्ट यूं कहें कि डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन है, इसको बढ़ाएगा। तो किया क्या जाता है इस जीन थेरेपी में, ये जो जीन है इसको ब्लॉक किया जाता है। जीन एडिटिंग के थ्रू इसको स्विच ऑफ कर देते हैं एक तरह से, या कि ये काम करना बंद कर दे या इसका काम करना कम कर दे। जब ये कम काम करेगा या इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये काम नहीं करेगा, तो अडल्ट हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होगा और फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि ये फीटल हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, डिफेक्टेड नहीं है। तो उस व्यक्ति में स्वस्थ जो रेड ब्लड सेल हैं वो पैदा होने लगेंगे। लेकिन ये कैसे होता कैसे है, देखो इसको अगर मैं दिखाऊं आपको इस डायग्राम से। देखो ये हमारे शरीर के अंदर आपने सुना होगा बोन मैरो होता है। तो जो हमारा बोन मैरो होता है
वहां पर ब्लड स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल्स होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स कहा जाता है जिन्हें। देखो इसको मैं आपको दिखाता हूं यहां पर, हमारे शरीर के अंदर ये स्टेम सेल्स होती हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा ये बोन मैरो है, और इस बोन मैरो से हमने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बाहर निकाले। तो ये स्टेम सेल्स हैं, इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्लड स्टेम सेल है। और स्टेम सेल ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता होती है। अर्थात ये जो कोशिकाएं हैं, स्टेम सेल्स हैं, ये तीनों प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं। ये स्टेम सेल्स देखो यहां पर, ये रेड बोन मैरो से बाहर निकाला, यहां पर ये स्टेम सेल्स हैं, और ये तीनों प्रकार की स्टेम सेल्स का नेचुरली निर्माण करती हैं, रेड ब्लड सेल का, व्हाइट ब्लड सेल्स का और प्लेटलेट्स। ये काम है इन स्टेम सेल्स का, और इन स्टेम सेल्स में ही जीन एडिटिंग की जाती है। तो अब देखो यहां पर अगर आए, अब वापस उसी डायग्राम पर चलते हैं हम। यहां पर अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो यहां पर क्या किया जाएगा, ये आपका बोन मैरो है, इस बोन मैरो से ये जो स्टेम सेल्स बाहर निकाली, तो ये जो स्टेम सेल है ये डिफेक्टेड स्टेम सेल है, इनमें बीटा हीमोग्लोबिन बीटा जीन में म्यूटेशन है। तो इस वजह से ये क्या करती हैं, इस तरह की क्रिसेंट शेप आरबीसी का निर्माण करती है। ये रोगी व्यक्ति में होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे तब क्या किया जाएगा, तब इन स्टेम सेल्स को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाएगा। कोई व्यक्ति है, उसके शरीर में से हमने स्टेम सेल्स को बाहर निकाल लिया, ब्लड स्टेम सेल्स। अब जब ब्लड स्टेम सेल्स को बाहर निकाला तो उनमें हमने क्या किया, ये जो BCL11A जीन था इसे स्विच ऑफ कर दिया या टर्न ऑफ कर दिया। ये जो जीन हमने अभी पहले देखा था ये, तो इस BCL11A जीन को हमने टर्न ऑफ कर दिया। जब इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे तो अडल्ट हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाएगा और फीटल हीमोग्लोबिन का निर्माण ज्यादा होगा, जो कि स्वस्थ हीमोग्लोबिन है। और अगर वो स्वस्थ है तो आगे उससे आरबीसी भी स्वस्थ बनेंगी। तो हमने क्या किया, इस BSL11A जीन को ऑफ कर दिया और किया क्या, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया एक तरह से कहा जाए तो ये जो ब्लड स्टेम सेल थी, इनके अंदर जो हमारा डीएनए था, उस डीएनए में ये जो जीन था BSL11A जीन, इसको हमने स्विच ऑफ कर दिया और इसमें हमने यूज किया CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का। आपने सुना होगा। तो CRISPR-Cas9 जो टेक्नोलॉजी है वो जीन एडिटिंग की एक टेक्नोलॉजी है जिससे बिल्कुल सटीक जगह पर डीएनए को काटा जाता है। मॉलिक्यूलर सीजर का काम करता है, आणविक कैंची की तरह। तो उससे इसको क्या किया जाता है, इसको ऑफ कर दिया जाता है। अब इन स्टेम सेल को जिनमें ये कर दिया गया है, इनको अब शरीर से बाहर जिनको निकाल लिया गया है, अब इसको लैब में रखा जाता है और 5 से 6 महीने के बाद इनको वापस से इस व्यक्ति के लिए अंदर डाल दिया। तो जिस व्यक्ति से हमने पहले जो डिफेक्टेड स्टेम सेल ली थी, उनके अंदर जो जीन था, उसमें भी हमने क्या किया, बाद में उसमें हमने जीन एडिटिंग कर दी और उसके बाद उनको कुछ टाइम लैब में रखा, उनको ट्रीट किया और उसके बाद उसको उस व्यक्ति में वापस से डाल दी। अब उस व्यक्ति में जब ये जाएगा तो ये बोन मैरो में ये वाले जो अब जिसमें हमने ये जीन परिवर्तन कर चुके हैं, एडिटिंग कर चुके हैं, वो अब नॉर्मल आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देंगे। यूं कहो कि ये फीटल हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगे जिससे स्वस्थ आरबीसी का निर्माण हो जाए। सिंपल है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जीन एडिटिंग के थ्रू एक जीन को स्विच ऑफ कर दिया, उसका नाम आपको याद रखना है BSL11A। और ये करता क्या है, ये अडल्ट हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा रहा था और फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर रहा। तो इसको स्विच ऑफ किया तो फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगी, जो कि एक स्वस्थ हीमोग्लोबिन होता है। ये इसका पूरा का पूरा साल है और ये जो जीन थेरेपी है इसका नाम है कैस्केवी और इसको परमिशन मिल गई है 2023 में। तो एक तो ये जीन थेरेपी है। दूसरा देखो यहां पर, देखो इसी पे लिखा हुआ है, एक है फीटल हीमोग्लोबिन है, दूसरा कौन सा होता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन, और इसमें रोल प्ले करता है FCL11A। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा देखो लाइफजीनिया, ये भी एक तरह की जीन थेरेपी है, लेकिन इसमें देखो होता क्या है, इसमें वही प्रोसेस हुआ है। पहले हमने क्या किया, स्टेम सेल्स को बाहर निकाल लिया। फर्स्ट प्रोसेस दोनों में सेम है, ब्लड स्टेम सेल्स को बाहर निकालेंगे शरीर से, और इस प्रोसेस को एफेरेसिस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस से इसको क्या किया, हमारे शरीर से स्टेम सेल्स को बाहर निकाल लिया, ब्लड स्टेम सेल्स को।
अब क्या करेंगे, अब क्या किया जाता है, इस ब्लड स्टेम सेल्स को जो बाहर निकाला, इनके अंदर जो म्यूटेशन वाला जीन था उसकी सही कॉपी को डाला जाता है। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि क्रोमोसोम 11 पर, गुणसूत्र 11 पर हीमोग्लोबिन बीटा जो जीन था उसमें म्यूटेशन हो गया था, उसमें खराबी हो गई थी, इस वजह से हमारे डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और उसकी वजह से रेड ब्लड सेल क्रिसेंट शेप हो जाती है। तो जो हीमोग्लोबिन बीटा जीन था, अगर हम उसकी सही कॉपी अगर स्टेम सेल्स में डाल दें तो वो सही हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लगेगा, क्योंकि उस जीन में ही तो डिफेक्ट था। तो उस जीन को जगह हम सही जीन की कॉपी अगर डाल दें तो वो सही हीमोग्लोबिन का निर्माण करने लगेगा और व्यक्ति में सही आरबीसी बनने लगेंगी। जो हमने पढ़ा था कि राउंड शेप होती हैं, डिस्क शेप होती हैं, बाइकनकेव जो होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं आरबीसी, उस तरह की आरबीसी का निर्माण होगा। किया क्या हमने, हमने हमारे शरीर से क्या किया, निकाल लिया ब्लड स्टेम सेल्स को और फिर उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, उसमें हीमोग्लोबिन बीटा जीन को सही कॉपी को डाल दिया। इसको बीटा ग्लोबिन भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन बीटा जीन भी कह देते हैं, हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन भी कह देते हैं, बीटा ग्लोबिन जीन। तो इसकी सही कॉपी को इसके अंदर डाल दिया जाता है। डालते कैसे हैं, वायरस का यूज करके। वायरस को, इस जो वायरस हमारे जीन को, जो जीन की सही कॉपी है उसको सेल के अंदर लेके जाता है, उसे बोलते हैं वेक्टर। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, देखो ये जो आपको दिख रहा है शेल टाइप का, ये वायरस है। तो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अंदर से, उसके जेनेटिक मटेरियल को निकाल कर जो ये बीटा ग्लोबिन जो जीन है, जो सही जीन है, उसको इसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर उससे हमारी सेल को इन्फेक्ट कराया जाता है। तो ये इन्फेक्शन करता है तो ये हमारे शरीर में कोशिका में आ जाता है, कोशिका से ये केंद्रक में पहुंच जाता है, न्यूक्लियस में, और वहां जाकर ये इसका जो कवर है वो फट जाता है और ये जो जीन की सही कॉपी है वो हमारे न्यूक्लियस में आ जाती है, हमारे केंद्रक में पहुंच, और वहां पर ये फिर सही हीमोग्लोबिन का निर्माण करवाना शुरू। हीमोग्लोबिन भी एक तरह का प्रोटीन है। तो हुआ क्या, हमने हमारे शरीर से स्टेम सेल्स को बाहर निकाला, उन स्टेम सेल्स में इस वायरस के थ्रू सही जीन की कॉपी डाल दी और फिर क्या किया जाएगा, वापस से इसको हमारे शरीर के अंदर इन स्टेम सेल्स को डाल दिया जाएगा जिनमें अब सही जीन है, डिफेक्टेड जीन नहीं है, और वो हमारे अंदर सही हीमोग्लोबिन और आरबीसी करना शुरू कर देगा। तो इसमें भी उन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने सही जीन की कॉपी को डाला और इस जो पिछली जो हमने पढ़ा था कैसगेवी था, उसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो दूसरा जीन था BSL11A जीन, इसको स्विच ऑफ कर दिया। दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही एक तरह से जीन के स्तर पर जाकर काम करते हैं, जीन के स्तर पर जाकर छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए ये जीन थेरेपी के अंदर। तो ये है इसकी जीन थेरेपी, एक तो हो गया कैसगेव और दूसरा हो गया लाइफ जीन। और ये जो प्रोसेस था मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं एफेरेसिस, ये यहां पर लिखा हुआ है, तो ये पीपीटी आपको मिलेगी, उसके अंदर ये लिखा होगा। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, और ये देखो यहां पर लिखा है फंक्शनल अडल्ट हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड। जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है सही वाला वो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो फीटल हीमोग्लोबिन के स्तर पर काम करता है और ये अडल्ट हीमोग्लोबिन के स्तर पर काम करेगा। क्यों, क्योंकि हमने उस जीन को ही सही कर दिया और वो जीन क्या करता था, उसमें म्यूटेशन होने की वजह से अडल्ट हीमोग्लोबिन ही हमारा इफेक्टेड होता था। तो इससे सीधा सीधा हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन बनेगा, लेकिन सही वाला बनेगा, जिससे हमारी जो रेड ब्लड सेल हैं वो राउंड शेप होंगी, फ्लेक्सिबल होंगी और उनकी जीवन अवधि उतनी ही होगी जितनी नॉर्मल होती है 120 दिन की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपका हो गया ये। अब इसके बाद दो और प्रोसेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इसके ट्रीटमेंट के। एक तो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर व्यक्ति को, जो बीमार व्यक्ति है उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है। तो जो उसके अंदर शरीर में जो सिक्ल सेल थी, जो हमने अभी पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल क्रीसेंट शेप की हो जाती हैं, उसकी जगह उसके अंदर नॉर्मल ब्लड जाएगा तो उसको पेन में रिलीफ मिलेगा। तो ये ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस होता है। लेकिन दूसरा देखो कौन सा, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये एक ओरल मेडिकेशन है। तो ये हाइड्रोक्सी यूरिया में क्या होता है, देखो हाइड्रोक्सी यूरिया भी फीटल हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है।
अर्थात जब ये दवा दी जाती है तो हमारे शरीर में जो फीटल हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, जो भ्रूणावस्था वाला हीमोग्लोबिन है, उसमें डिफेक्टेड नहीं है वो, उसका उत्पादन बढ़ता है। अब जब उसका उत्पादन बढ़ेगा तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कम पड़ेगी, उसको पेन भी कम होगा। तो ये उसका मेडिकेशन है हाइड्रोक्सी यूरिया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, हाइड्रोक्सी यूरिया हो गया और जीन थेरेपी हो गया। और जीन थेरेपी दो तरह से हमने देखा था, एक लाइवजीनिया है, दूसरी कैसगेवी है। तो कैसगेवी में मैंने बताया आपको कि क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। देखो ये रहा क्रिस्पर। और दूसरे वाले में हमने क्या किया, सही जीन को रिप्लेस किया। ये दो आपको ध्यान में, ये तो था आपका इससे संबंधित जितने भी अभी तक ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं। अब थोड़ी सी भारत की बात कर लेते हैं कि यहां पर जो कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो इससे ग्रसित होते हैं, सिकल सेल एनीमिया। तो अगर देखा जाए तो भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त व्यक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला नंबर तो यहां पर दिया होगा, सबसे पहला है नाइजीरिया और उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। इन दोनों के बाद भारत का तीसरा नंबर आता है। और यहां पर हर साल लगभग 15,000 से लेकर 25,000 बच्चे जन्म लेते हैं जिनको सिकल सेल डिजीज होती है। का नंबर काफी ज्यादा है। तो ध्यान में रखना है कि भारत का इसमें तीसरा स्थान है। लगभग 15,000 से लेकर 25,000 30,000 तक बच्चे जो हैं इस रोग से ग्रस्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान में, इतना सा डेटा भी आपको ध्यान में रखना। इसके बाद भारत ने अभी स्टार्ट किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसको एलिमिनेशन का उन्होंने एक टारगेट दिया है 2047 का। तो ये मेन ध्यान में रखना है कि कब तक इसको एलिमिनेट करने का समय लिया गया है, 2047 तक का, 2047 तक। और साथ में ये भी याद रखना है इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर लोगों में अवेयरनेस लाई जाएगी, उनको बेहतर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ट्रीटमेंट की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, अफोर्डेबल किया जाएगा उसको, कि लोग उसका वहन कर पाए। तो ट्रीटमेंट को अफोर्डेबल करने के लिए, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए इस मिशन को लाया गया है। और लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रूप में। और साथ ही साथ इसमें इस बात पर भी बल दिया जाएगा कि इसके इलाज के लिए जो जीन थेरेपी है उनको भी डेवलप किया जाए। तो इसके अंतर्गत जीन थेरेपीज को डेवलप करने पर भी फोकस दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये 17 स्टेट्स में लागू हुई थी। ज्यादातर ये ट्राइबल एरिया में है, जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो उन क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसमें 17 स्टेट्स पर फोकस किया जाएगा जहां पर ज्यादा इसकी मरीजों की संख्या है। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें भी ध्यान में रखना है। मिशन को ध्यान में रखना है, भारत में कितने लगभग लोग हैं, कौन सा भारत का रैंक है, कौन कौन से इसके ट्रीटमेंट के प्रोसेस हैं, ये सब आपको काफी न्यूज में था। तो इसके सारे पहलुओं को आपके देख के जाना है कि ये है क्या, इसके लक्षण क्या है, ये होता क्यों है, इसकी हेरिडिटी कैसे होती है, आनुवंशिक रूप से कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ट्रीटमेंट के प्रोसेस क्या है, और कौन सी नई जीन थेरेपी मार्केट में है। तो ये था आपका पूरा सिकल सेल डिजीज।